प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। ईपीएफ, जीपीएफ और पीपीएफ ऐसे कई टर्म हैं जिनसे जुड़े कई सवाल हमारे मन में रहते हैं। खासकर सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा जो ईपीएफ अकाउंट है उसमें कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है, हमारे एम्प्लॉयर का कितना है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे कई सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीए श्रद्धा बागला हैं जो एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। आज वो इन सारे सवालों का जवाब आपके लिए देंगे। ईपीएफ, जीपीएफ और पीपीएफ तीनों में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं? ईपीएफ, जीपीएफ एंड पीपीएफ बेसिकली एक फंड स्कीम, सेविंग स्कीम है जो भारत सरकार की तरफ से एक तरह से गिफ्ट देंगे एम्प्लॉयज़ को। ये एक बहुत बड़ा सेविंग स्कीम है जो एक तरह से बैकबोन क्रिएट करता है फॉर ऑल द रिटायरमेंट एम्प्लॉयज़। इसमें हम बात करें ईपीएफ की, तो ईपीएफ स्कीम्स एप्लीकेबल है ऑर्गेनाइज कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए जहां पर मैंडेटरी है बिलो 20 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। जिसका मतलब कि अगर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए मैंडेटरी है, 20 से कम वालों के लिए वॉलंटरीली है। जीपीएफ स्कीम जो हमारा है, जनरल प्रोविडेंट फंड है, वो कंपल्सरीली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। पीपीएफ स्कीम हमारा एक वॉलंटरी स्कीम है, वो उसमें है कि कोई ये एप्लीकेबल सारे सिटीजन्स के लिए है। उसमें हमारा लिमिट है कि हमारा मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो हो सकता है वो है 500 है सालाना, और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हम करते हैं वो है 1,50,000। ईपीएफ और जीपीएफ में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में, उनका कितना प्रतिशत जो वेतन है वो उसमें कंट्रीब्यूट होता है? जीपीएफ स्कीम में हमारा जो बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करती है, वो है 6% मिनिमम, एंड मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन वो करते हैं वो है 100% ऑफ द टोटल सैलरी। और हमारा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में है वो है हमारा 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एज वेल एज हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी 12% होता है। ये 12% का कैलकुलेशन होता है हमारा बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस। कोरोना संक्रमण था, पैसे की दिक्कत थी, तो बहुत सारे लोगों ने ईपीएफ से या जीपीएफ से पैसा निकाला है। तो उसे निकालने की क्या प्रक्रिया, कितना परसेंट निकाल सकते हैं और क्या टैक्स लगता है इसमें? इसमें हमारा प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन का हमारा 75% गवर्नमेंट ने अलाउ किया था हमारा विड्रॉ करने का, जिसमें उसने एक कैप डाला था कि हमारा मैक्सिमम विड्रॉल जो हो सकता है वो है ईदर 75% और 3 months ऑफ द सैलरी विच एवर इज़ लोअर। ये गवर्नमेंट ने अलाउ की थी ड्यूरिंग पैंडमिक। टैक्स हमारा अगर हम लोग स्कीम से विड्रॉ करते हैं, पीपीएफ में हम लोग 5 साल से पहले अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग पीपीएफ से विड्रॉ करना चाहते हैं 5 साल के बाद, तो वो ओनली अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस होता है, जैसे कि हमारा अगर कोई चाइल्ड मैरिज है या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया है, उस केस में हम लोग पीपीएफ से विड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो मैक्सिमम टाइम जो पीपीएफ का है वो है 15 साल। ईपीएफ में अगर हम लोग अमाउंट विड्रॉ करते हैं 5 साल से पहले अगर हम करते हैं, तो हमारा जो एंटायर विड्रॉल है वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा, भले वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो या उसका इंटरेस्ट पार्ट हो। करा तो लेते हैं, लेकिन ये जानकारी कम लोगों को होती है कि इसके क्या क्या फ़ायदे आगे लॉन्ग टर्म में उन्हें हैं। देखिए, एक तो पहला हमने कहा कि ये बहुत बड़ा फंड है जो गवर्नमेंट इंडिया में, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम लोगों को एक गिफ्ट दिया है। उससे क्या होता है कि हम लोग थोड़ा करके हर साल एक बहुत बड़ी राशि अपने पोस्ट रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए जमा कर लेते हैं। इससे हम लोग को अपने बाद में पोस्ट रिटायरमेंट में भले अपना डेली लिविंग के लिए करना है या कोई घर लेना है या बच्चों की पढ़ाई लिखाई है या शादी है, उसमें हम लोग आराम से अपना ये सब खर्चा निकाल सकते हैं, पहली बात। दूसरा है कि ये थोड़ा अमाउंट जो हमारा विड्रॉ हो रहा है डिपॉजिट, उसको हम लोग 5 years वाला क्लॉज या जो भी 75% जो भी एप्लीकेबल रूल है उसके अकॉर्डिंगली विड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी इमरजेंसी आती है तो अगर कोई एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके लिए भी एक अच्छा सपोर्ट रहता है ड्यू टू ईपीएफ। क्या पॉलिसीज़ हैं कि कैसे एक नौकरी से दूसरी नौकरी बदलते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो ईपीएफओ अकाउंट नंबर है वो जाए, उसकी क्या प्रक्रिया है? हर एम्प्लॉय का एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, वो एक 12 डिजिट अकाउंट नंबर होता है हर एम्प्लॉय का।
वो उसको एक सिस्टम है अंडर EPFO ऑर्गेनाइजेशन जो कि EPF को हमारा मेंटेन करती है, उसके अंडर ये होता है सारा अरेंज। हम लोग को एक पोर्टल में जाके लॉगिन करके अपना एक्टिवेट करना पड़ेगा ये अकाउंट, और अगर एक एम्प्लॉय से दूसरा एम्प्लॉयर में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं तो एक सर्टेन रूल्स प्रिस्क्राइब्ड है, सर्टेन प्रोसीडियर्स प्रिस्क्राइब्ड है, उसको हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा ताकि वो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर करंट एम्प्लॉयर के साथ अपडेट हो जाए। अच्छा, जो भी कंट्रीब्यूशन कर्मचारी का जो आपने बताया वो कटता है, अगर वो कर्मचारी चाहता है कि उसके पैसे और ज़्यादा जमा हों उसमें, तो उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या उसमें भी टैक्स लगता है? हमारा जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड एज पर इनकम टैक्स एक्ट है वो है 12%। 12% से ज़्यादा अगर कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है एम्प्लॉयर, तो इन एक्सेस ऑफ 12% वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और वो हमारा सैलरीज का इनकम में जुड़ जाएगा। इसके अलावा हमारा फाइनेंस बजट 2020 में एक प्रोविज़न आया था कि अगर हमारा सैलरी में EPF अमाउंट इंक्लूडिंग नेशनल पेंशन स्कीम्स एंड ऑल का जो भी अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, वो अमाउंट 7.5 लाख से ऊपर अगर हो रहा है, तो वो 7.5 लाख से ऊपर अमाउंट हमारा एज अ वैल्यू ऑफ परक्विजिट ऐड हो जाएगा अलॉन्ग विथ उसका इंटरेस्ट। इसके अलावा आपका फाइनेंस बजट 2021 में भी एक प्रोविज़न आया है कि अगर हमारा कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर हो रहा है तो उसका इंटरेस्ट इनकम भी हमारा जुड़ जाएगा। सरकार अभी और भी पेंशन स्कीम्स लेकर आई है जो हमारा EPFO में कट रहा है। इसके अलावा एक कर्मचारी को और कौन कौन सी स्कीम्स लेनी चाहिए ताकि उसका भविष्य जो है वो और बेहतर हो, मजबूत हो? देखिए, एक तो हमारा NPS स्कीम्स है ही जिसमें एडिशनल हमारा 50,000 सरकार अलाउ की है। इसके अलावा अगर डिडक्शंस का बोले तो हमारा इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, अगर वो हाउस अपने नेम से परचेज़ करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन का डिडक्शंस बेनिफिट्स उनको मिलता है। प्लस हमारा आपका ये एजुकेशन, अगर गवर्नमेंट से अगर कोई चाइल्ड के लिए एजुकेशन ले रही है तो गवर्नमेंट हम लोग को ये बेनिफिट दी है कि उसका भी इंटरेस्ट एंड ऑन या कंट्रीब्यूशन है उसमें उसको डिडक्शंस मिल रहा है। प्लस हमारा 80G डिडक्शंस एंड ऑल है विच इज़ वेरी जनरल, वो डिपेंड करता है वो करना चाहे या ना करें। जैसे 20 कर्मचारी से जहाँ ज़्यादा हैं वहाँ उन्हें ज़रूरी है कि वो EPFO में अपने कर्मचारियों को इनरोल कराएं। तो ऐसी बहुत सी कंपनीज़ हैं अभी भी छोटी छोटी जहाँ कर्मचारी ज़्यादा हैं लेकिन उनका PF नहीं कट रहा है, या फिर जो इनरोल हो चुके हैं उनका पैसा भी सही समय वक्त पे एम्प्लॉयर जमा नहीं कर रहा है। तो ऐसे में एम्प्लॉय के पास क्या क्या अधिकार हैं कि वो अपने राइट्स किस तरह पा सकता है, कहाँ शिकायत कर सकता है? देखिए, पहली बात तो है कि ये एम्प्लॉयर बहुत गलत करेगा किसी भी एम्प्लॉय के साथ कि उसका पैसा काट लेगा, उसको जमा नहीं करेगा। तो लेकिन स्टिल ऐसा कुछ कर रहे हैं, ये बहुत हम लोग के लिए बहुत शर्म की बात है कि एम्प्लॉयर ऐसा कर रहे हैं जो कि उन लोग को नहीं करना चाहिए। उनका पैसा, उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो एज़ पर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट एंड एज़ पर इंडियन पीनल कोड 406, 405 और 409 के तहत उन पे एक्शन लिया जा सकता है। ये एक्शन में है कि उनका बैंक अकाउंट भी अटैच हो सकता है, उनको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, उनको वो PF अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी या कोई भी नुकसान हुआ है एम्प्लॉय को वो जमा कराना पड़ेगा कंपल्सरली। तो शिकायत कहाँ करें? वो पुलिस में जाएं या फिर इसके लिए कोई बॉडी बनी है अलग से? ये EPFO ऑर्गेनाइजेशन भी गवर्न करती है एंड पुलिस में हम लोग FIR भी दर्ज करा सकते हैं, डिपेंडिंग की क्या सिचुएशन है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।